हेलो दोस्तों, संविधान की एक और क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले कल की क्लास में हमने कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को ट्रिक के माध्यम से याद किया था। वो सभी आर्टिकल्स आपने याद कर लिए होंगे, आपको अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। आज की क्लास में हमें समझना है उसके आगे के जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं बहुत बार और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो इन आर्टिकल्स को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। सारे आर्टिकल हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे, तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। शुरू से लेकर के लास्ट तक सभी आर्टिकल्स को और पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा। सारे आर्टिकल आपको याद हो जाएंगे। जहां पर भी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, सारी चीजें यहाँ से आपकी क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा देखिए, आर्टिकल्स पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप सारे आर्टिकल पढ़ लेते हैं तो आप संविधान या जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक ओवरव्यू तैयार कर लेते हैं। आपको पता होता है कहाँ पर कौन सी बात लिखी गई है और कोई जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है उसका आप डेफिनेशन समझ लेते हैं, उसका मीनिंग समझ लेते हैं, तो आपके लिए संविधान को पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। फिर इसके बाद जितने भी आप टॉपिक पढ़ते हैं वो सारे टॉपिक आपको समझ में आते हैं। और इसके अलावा आर्टिकल से बहुत सारे प्रश्न एग्जैक्टली आपसे यहाँ से उठा करके पूछ लिए जाते हैं कि आर्टिकल में कौन सी बात लिखी गई है। तो ये बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, पढ़ना समझना। तो आज की क्लास में हम इसे ही समझेंगे कि किस आर्टिकल में कौन सी बात लिखी गई है, उसका मीनिंग क्या है अगर कोई बात लिखी गई है तो। और ट्रिक के माध्यम से हम ऐसे याद करेंगे कि आपको हमेशा के लिए सारी चीजें याद हो जाएंगी। पहली बार जब आप इस क्लास को देखेंगे हो सकता है आपको थोड़ा हेक्टिक लगे। अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ रखा है तो आपको थोड़ा सा याद करने में मुश्किल होगा। 2 से 3 बार आप क्लास देख लेंगे, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी। आप संविधान या पॉलिटी किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, यहाँ से आप संविधान की पूरी तैयारी, पॉलिटी की पूरी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। पूरी प्ले लिस्ट आपके लिए बना दी गई है। चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो या आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हो या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या किसी एसएससी या रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए पॉलिटी या संविधान की बेस्ट क्लास है। प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिए। प्लेलिस्ट में शुरू से लेकर के सारे वीडियो एक एक करके देखते जाइए, रिवीजन करते जाइए। इन क्लासेस के बाहर पॉलिटी या संविधान से आपसे एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो देखिए, कल की क्लास में हमने राष्ट्रपति और राज्यपाल तक के आर्टिकल्स को ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया था। कल की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा प्लेलिस्ट में भी आपको वो क्लास मिल जाएगी, वहां से आप इस क्लास को देख सकते हैं। तो देखिए, इसके आगे के जो प्रमुख अनुच्छेद हैं उनको आज हमें समझना है। सबसे पहले हम समझेंगे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आर्टिकल्स को। इनको हम एक साथ याद करेंगे। कल की क्लास में भी मैंने आपसे कहा था कि जब हम केंद्र में जिस पद की जो जिम्मेदारी होगी, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति पद की जो भी जिम्मेदारी होती थी वही जिम्मेदारी होती है राज्य में राज्यपाल की। तो हमने दोनों आर्टिकल्स, दोनों के जितने भी आर्टिकल थे उनको एक ही साथ याद किया था। आज की क्लास में आप देखिए, हमें समझना है प्रधानमंत्री की केंद्र में जो भी जिम्मेदारी होती है, जो भी कार्य होते हैं, वही कार्य राज्य में मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर के द्वारा किए जाते हैं। तो इनको हमें दोनों को एक साथ याद करना है और इनके आर्टिकल अगर आप रिलेट करके याद करेंगे बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। तो देखिए, आर्टिकल 74 में यानी आर्टिकल 74 में बात की गई है केंद्र का जो मंत्रिमंडल है उसके बारे में। अब आपको इतने आर्टिकल याद रखने हैं, आर्टिकल 74, फिर इसके बाद क्रम से आपको बस चीजें याद कर लेनी है कि आर्टिकल 74 में बात की गई है केंद्र के मंत्रिमंडल के बारे में। और केंद्र का जो मंत्रिमंडल होता है उसका जो हेड होता है वो होते हैं प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की बात की गई है आर्टिकल 75 में और फिर महान्यायवादी की बात की गई है आर्टिकल 76 में। ये 3 आर्टिकल जब आप याद कर लेंगे तो आपको क्या करना है, अगर आपने याद कर लिया कि केंद्र का जो मंत्रिमंडल है उसका जिक्र किया गया है आर्टिकल 74 में, तो आपको बड़ी आसानी से राज्य का जो मंत्रिमंडल है वो निकालने में आसानी हो जाएगी। आप बड़ी आसानी से निकाल लेंगे कि कौन से आर्टिकल में राज्य के मंत्रिमंडल की बात की गई है। तो इसमें आपको क्या करना है, एक इसमें घटा देना है, एक इसमें घटा देना है। तो यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 6 और इसके आगे 1 जोड़ देना है।
तो 163 जो आर्टिकल आया, इस आर्टिकल 163 में राज्य के मंत्रिमंडल की बात की गई है। अब इन सभी आर्टिकल्स में आपको सेम प्रोसेस करना है। आर्टिकल के जो 2 डिजिट हैं उनमें एक एक कर घटा देना है और एक इनके पहले जोड़ देना है। आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री के बारे में बात की गई है, तो आर्टिकल 75 के बाद जैसे आपको प्रधानमंत्री के समकक्ष राज्य में होता है मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर, अगर आपसे चीफ मिनिस्टर का आर्टिकल पूछा जाए, आपको याद नहीं है, तो आपको प्रधानमंत्री का आर्टिकल याद होगा, आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 में आप 11 घटाएंगे, यानी एक एक इनसे घटा देंगे, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6 और एक यहाँ पर आगे जोड़ देंगे। तो आर्टिकल 164 जो आएगा उसमें मुख्यमंत्री की बात की गई है या चीफ मिनिस्टर की बात की गई है। फिर आर्टिकल 76 आपको याद रखना है, इसमें महान्यायवादी की बात की गई है। महान्यायवादी कौन होता है? तो महान्यायवादी एक विधि का अधिकारी होता है। जब भी सरकार के खिलाफ कोई केस किया जाता है या सरकार के पक्ष में कोई सुनवाई करनी होती है किसी भी न्यायालय में, तो ये जो विधि का अधिकारी होता है जिसे महान्यायवादी कहा जाता है, यही सरकार के तरफ से किसी भी न्यायालय में सुनवाई करता है या किसी भी न्यायालय में केस लड़ता है। और इसके अलावा अगर सरकार को किसी भी कानूनी सलाह की जरूरत होती है तो यही महान्यायवादी सरकार को सलाह देने का काम करते हैं। तो महान्यायवादी का आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल 76। अब आर्टिकल 76 के साथ भी सेम ही काम आपको करना है, इससे 11 घटा देना है। जब आप इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 6 और एक आपको आगे जोड़ देना है। तो आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता की बात की गई है। महाधिवक्ता जो होता है, अगर राज्य सरकार के खिलाफ कोई केस किया जाता है तो किसी भी न्यायालय में या किसी भी कोर्ट में राज्य सरकार के पक्ष से सुनवाई करने का काम महाधिवक्ता करेगा। राज्य सरकार को अगर किसी भी तरह की कानूनी सलाह की जरूरत है तो सलाह देने का काम महाधिवक्ता करेगा। तो आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता, आर्टिकल 76 में महान्यायवादी। यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है, एक एक आपको घटाना है और एक आपको आगे जोड़ देना है। ये 3 आर्टिकल आप याद रख लीजिएगा। ट्रिक याद रखिएगा, सेम ही ट्रिक हम वहां भी फॉलो करेंगे। बहुत आसान है याद रखना। अगर आपको याद ना है कि घटाना है कि जोड़ना है तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि प्रधानमंत्री बड़ा पद होता है, मुख्यमंत्री छोटा पद होता है। तो जब छोटी चीज निकालनी होती है तो उसके लिए घटाया जाता है किसी भी चीज को, तो यहाँ पर आपको एक एक घटाना है, ये बात आपको याद रखनी है। इतने आर्टिकल आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से देखिए संसद और विधानमंडल के जितने भी आर्टिकल हैं उनको याद करेंगे। राज्य में जो काम विधानमंडल के द्वारा किया जाता है, केंद्र में वही काम संसद के द्वारा किया जाता है, तो इन दोनों को रिलेट करके हमें याद करना है। अब देखिए इसमें आर्टिकल 79 में संसद के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 79 में संसद के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 80 में राज्यसभा, आर्टिकल 81 में लोकसभा। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बहुत बार पूछ लिए जाते हैं तो आपको याद होंगे। अगर आपको कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में जब ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा का या लोकसभा का जिक्र किस आर्टिकल में किया गया है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनका क्रम क्या था। तो क्रम याद करने के लिए ट्रिक याद कर लीजिए, सा र ल। आपको ट्रिक याद रखनी है सरल, सा से आपको याद रखना है संसद, रा से राज्यसभा और ला से लोकसभा। ये क्रम है। क्रम याद करने के लिए आप सरल ट्रिक को याद कर लीजिए, सा से संसद, रा से राज्यसभा और ला से लोकसभा। आर्टिकल 79 अगर आपने याद कर लिया कि आर्टिकल 79 में संसद का जिक्र किया गया है तो बड़ी आसानी से राज्यसभा लोकसभा का निकाल लेंगे। और जब आप लोकसभा और राज्यसभा का निकाल लेंगे तो देखिए यहां से आप कंपैरिजन करिए, जो भी काम संसद करती है वो विधानमंडल करता है। जब आप आर्टिकल 79 में यही वाला काम जो यहां पर हमने किया था, एक एक घटाएंगे तो ये 8 आ गया, ये आ गया 6 और इसके आगे एक जोड़ देंगे तो आर्टिकल 168 में विधानमंडल का जिक्र किया गया है। यहां से आर्टिकल सेम ट्रिक जो थी उसके माध्यम से आप निकाल लेंगे। फिर आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। राज्यसभा आपको पता है संसद का उच्च सदन होता है। तो उच्च सदन
राज्य में होता है विधान परिषद। विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं पाई जाती है, ये बात आपको याद रखनी है। सिर्फ 6 राज्यों में विधानसभा वर्तमान विधान परिषद जो होती है वो पाई जाती है, ये बात आपको याद रखना है। ट्रिक हमने विधान परिषद वाले चैप्टर में याद की थी, किन किन राज्यों में पाई जाती है। तो ट्रिक हमने याद किया था, ऊब कर मैं आपसे तेल लेने आया। आप ये ट्रिक विधान परिषद वाले चैप्टर में जाकर के देख सकते हैं। विधान परिषद से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वहां पर डिटेल में समझ सकते हैं। तो आर्टिकल 169 में विधान परिषद के बारे में बताया गया है, ये किस तरह से आप निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आप याद रखिएगा, विधान परिषद के संरचना का यानी विधान परिषद की जो संरचना है उसका जिक्र आर्टिकल 171 में किया गया है। आर्टिकल 171 में आर्टिकल 169 में बताया गया है कि किस तरह से किसी राज्य में विधान परिषद बनाई जा सकती है या किस तरह से किसी राज्य में विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। क्योंकि हमें पता है कि हर स्टेट में विधान परिषद नहीं होती है। अगर किसी स्टेट में बनाना है तो वहां पर भी बिल पेश किया जाएगा, उसके बाद बनाई जाएगी, और किसी राज्य से समाप्त करना है तो वहां पर भी पहले बिल पेश किया जाएगा, फिर उसके बाद उसे समाप्त किया जाएगा। तो आर्टिकल इसमें लिखा है विधान परिषद को किस तरह से बनाया जाएगा और किस तरह से इसका उत्साधन किया जाएगा। आर्टिकल 171 में लिखा है कि विधान परिषद की संरचना किस तरह की होगी। तो यहाँ पर आपको ट्रिक याद कर लेनी है, ट्रिक से याद करने में आसानी हो जाएगी, इसलिए आपको आर्टिकल ये वाला याद रखना है और साथ साथ में इसे भी याद रखिएगा। आपसे ये ज्यादा पूछा जाता है तो आपको ये याद रखना है। फिर देखिए इसे निकालने के लिए यही सेम ट्रिक आपको लगानी है। अब आप ये काम कर लेंगे। आर्टिकल 80 में राज्यसभा, आर्टिकल 169 में विधान परिषद के बारे में बताया गया है। तो देखिए जब आप यहाँ पर घटाएंगे तो फिर 169 निकलेगा। आर्टिकल 169 में विधान परिषद के बारे में बताया गया है। केंद्र में जो काम राज्यसभा करती है, राज्य में वही काम विधान परिषद के द्वारा किया जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह से आप आर्टिकल 81 में अगर लोकसभा के बारे में याद रखेंगे तो विधानसभा का आर्टिकल इसी ट्रिक के माध्यम से आप निकाल लेंगे। आर्टिकल 170 में विधानसभा के बारे में बताया गया है। तो ये दोनों ट्रिक सेम है, आपको एक एक घटाना है दोनों डिजिट से, जो भी केंद्र वाले आर्टिकल हैं उनसे, और एक आपको आगे जोड़ देना है। तो राज्य वाले जो भी सेम पद हैं उनके आर्टिकल निकल आएंगे। आपको ये बात याद रखनी है, ट्रिक आपको याद रखनी है। और कैसे आपको ये याद रखना है कि घटाना है कि जोड़ना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। फिर ये कुछ आर्टिकल हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और यही आर्टिकल बार बार पूछे जाएंगे क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आर्टिकल 100 जो है उसमें बताया गया है निर्णायक मत के बारे में। निर्णायक मत क्या होता है, जब भी जो लोकसभा, मान लीजिए लोकसभा में कोई बिल पेश किया गया, तो लोकसभा में अगर कोई बिल पास हुआ, बिल पेश किया गया, तो लोकसभा में उसे पास होने के लिए आधे से ज्यादा सदस्य या 2/3 सदस्य जरूरी होते हैं। आपको पता है साधारण बहुमत से पास होना होगा अगर बिल को, तो उसके लिए आधे से ज्यादा जो सदस्य होंगे उनकी सहमति, और अगर विशेष बहुमत से किसी बिल को पास किया जाना है तो 2/3 सदस्य जो होंगे उनकी अनुमति जरूरी होती है। अगर मान लीजिए टाई अप हो गया, 50-50 हो गया कि किसी बिल को जो सहमति प्रदान करने वाले या अनुमति देने वाले लोग हैं वो 50% हैं, और जो उसको विरोध करने वाले व्यक्ति हैं वो 50% हैं, तो यहाँ पर टाई हो जाएगा। इसके बाद क्या किया जाएगा, लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा, लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा जिसे स्पीकर कहा जाता है, वो अपने मत का प्रयोग करेगा। नॉर्मली लोकसभा का अध्यक्ष या लोकसभा का स्पीकर जो होता है वो अपने मत का प्रयोग नहीं करता है। जब भी 50-50% वाला मामला हो जाएगा यहाँ पर, तब अध्यक्ष या स्पीकर के द्वारा निर्णायक मत का प्रयोग किया जाएगा। और इस निर्णायक मत के बारे में बताया गया है आर्टिकल 100 में। आर्टिकल 100 में निर्णायक मत के बारे में बताया गया है। ये याद रखने के लिए 50-50 आप याद कर लीजिए, 50 और 50 ऐड करेंगे तो 100 हो जाता है। तो आर्टिकल 100 में निर्णायक मत के बारे में बताया गया है, ये बात आप याद कर लीजिए। फिर आर्टिकल 108 में बताया गया है संयुक्त अधिवेशन के बारे में। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम करेंगे प्रेसिडेंट। ये सभी पॉइंट जो आपको बताए जा रहे हैं, जितने भी फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं, ये याद रखना है क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं।
तो संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का काम कौन करेगा? प्रेसिडेंट, लेकिन इसकी अध्यक्षता करने का काम करेंगे स्पीकर या लोकसभा के अध्यक्ष। इसका जिक्र किया गया है आर्टिकल 108 में। जब भी किसी बिल को लेकर लोकसभा और राज्यसभा के बीच में गतिरोध पैदा हो जाता है, बिल पास नहीं हो पाता है, तो फिर संयुक्त बैठक करवा ली जाती है। इसकी अध्यक्षता की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा और इसे बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल इसका आपको याद रखना है, संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 में बताया गया है। आर्टिकल 110 में बताया गया है धन विधेयक के बारे में। अब देखिए, ये दो आर्टिकल आपको एक साथ याद रखने हैं। कौन सा? तो एक आर्टिकल 110 और एक आर्टिकल 117। यहाँ देखिए आर्टिकल 110, 117। आर्टिकल 110 में बताया गया है धन विधेयक के बारे में। आर्टिकल 117 में बताया गया है वित्त विधेयक के बारे में। धन विधेयक को किस तरह से याद रखेंगे? दा से 10 और दा से रिलेट करता हुआ ही साउंड कर रहा है धन, तो दा से 10, दा से धन, ये आप याद कर लीजिएगा। 110 में धन विधेयक और 117 में वित्त विधेयक। अब आपसे यहाँ पर डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि धन विधेयक किसे कहा जाता है और वित्त विधेयक किसे कहा जाता है। तो धन विधेयक, जब भी सरकार धन जुटाने के लिए कोई बिल पेश करती है या विधेयक पेश करती है, धन इकट्ठा करने के लिए, धन जुटाने के लिए जब सरकार के द्वारा कोई भी बिल पेश किया जाता है या विधेयक पेश किया जाता है, तो उसे कहा जाता है धन विधेयक। जैसे अगर टैक्स घटाना है या बढ़ाना है तो धन विधेयक पेश करेगी सरकार, क्योंकि धन इकट्ठा करने से रिलेटेड है ये। या अगर सरकार को कर्जा लेना है तो सरकार कर्जा लेने के लिए इससे पहले कोई विधेयक संसद में रखेगी कि हम यहाँ से कर्जा लेना चाहते हैं। तो जब कर्ज की बात होती है, टैक्स की बात होती है, तो इन सबको धन विधेयक कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा सरकार धन को इकट्ठा करती है, जुटाती है। लेकिन जब सरकार खर्चा करने की बात करती है तो वहां पर वित्त विधेयक कहा जाता है उसे। जैसे मान लीजिए पुल बनवाना है, सड़क बनवाना है, हॉस्पिटल बनवाना है, कोई भी काम करना है तो उसके लिए कुछ पैसा लगेगा। इस पैसे को जब खर्च करना होता है या इस पैसे को खर्च करने से संबंधित कोई विधेयक जब सरकार पास करती है या पेश करती है संसद में, तो उसको वित्त विधेयक कहा जाता है। वित्त विधेयक, धन विधेयक की डिफिनीशन याद रखिएगा। ये एग्जाम्पल देकर भी आपसे पूछ सकता है, तो इसे भी याद रखिएगा। आर्टिकल आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं, क्योंकि आर्टिकल तो आपसे पूछे ही जाते हैं, तो आर्टिकल याद रखिएगा। फिर आपको याद रखना है आर्टिकल 112 को। आर्टिकल 112 में बजट के बारे में बताया गया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी बजट शब्द का जिक्र नहीं किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न, कई बार पूछा भी जा चुका है कि आर्टिकल 112 में किसके बारे में बताया गया है। ऑप्शन में आपको वार्षिक वित्तीय विवरण भी दे देता है, बजट भी दे देता है, और आपको पता नहीं होता, आप बजट को टिक करके आ जाते हैं, जबकि बजट शब्द का जिक्र संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है। तो आपको टिक करके आना है वार्षिक वित्तीय विवरण को, लेकिन इसे आम बोलचाल की भाषा में बजट कहा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो बजट का जिक्र किया गया है या वार्षिक वित्तीय विवरण का जो जिक्र किया गया है वो है आर्टिकल 112 में। 12 से आपको बजट याद रखना है, 12 से 12, 12 से बजट। और लेकिन ये बात आपको याद रखनी है कि बजट शब्द का जिक्र कहीं पर भी संविधान में नहीं है, इसकी जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया है। और ये बजट का मतलब क्या होता है, बजट किस लिए सरकार पेश करती है, तो आने वाला जो एक साल होता है उसमें किस तरह से जो धन हमारे पास है वो आएगा और किस तरह से उसे खर्च करना है, इस सब का आय व्यय का लेखा जोखा रखने का काम, आय व्यय से संबंधित योजना बनाने के लिए बजट पेश किया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। फिर कई बार ऐसा होता है कि सरकार कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो जिसके लिए धन आवंटित करना भूल जाती है। कुछ ऐसा हुआ कि मिस हो गया कोई खर्च, तो उसके लिए अब बीच में अगर कोई योजना शुरू करनी है, बीच में कोई जरूरत पड़ती है कहीं पर पैसा लगाने की, तो अगर सरकार उसके लिए पैसा निकालना चाहती है तो उसके लिए लेखानुदान होता है। इसका जिक्र किया गया है आर्टिकल 116 में, ये बात भी याद रखनी है आपको। ये आर्टिकल आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इसके आगे याद करते हैं। ये हमने पढ़ लिया सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से रिलेटेड आर्टिकल जो भी इंपॉर्टेंट हैं वो याद करिए। सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिकल 124 में बताया गया है सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में कि किस किस तरह से सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा, कितने न्यायाधीश होंगे, कौन
मुख्य न्यायाधीश बनेगा, किस तरह से मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा, इस सब की चर्चा की गई है आर्टिकल 124 में। आर्टिकल 131 में बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के बारे में। इसमें यह बताया गया है कि अगर राज्य और केंद्र का कहीं पर झगड़ा हो जाता है तो इसे सुलझाने का काम करेगा सुप्रीम कोर्ट। राज्य और राज्य के बीच में कहीं पर झगड़ा हो जाता है तो इसे सुलझाने का काम करेगा सुप्रीम कोर्ट। ये सारे अधिकार आर्टिकल 131 में बताए गए हैं। आर्टिकल 148 में बताया गया है कैग के बारे में। कैग का मतलब क्या होता है? महालेखा और नियंत्रक परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये आर्टिकल आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट रिपीटेड आर्टिकल है, तो आपको याद रखना है। कैग का जिक्र किया गया है आर्टिकल 148 में। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ये सारा लेखा जोखा रखते हैं कि कितना पैसा सरकार ने निकाला, कहां पर खर्च किया, कितना पैसा बचा लिया गया, कितना घोटाला किया गया। जितने भी घोटाले आपके सामने आते हैं सब कैग के द्वारा ही आपके सामने उजागर किए जाते हैं, क्योंकि इनका काम ही होता है जितना भी पैसा निकाला गया उसका लेखा जोखा रखना कि कहां पर कितना धन खर्च किया गया। फिर उच्च न्यायालय से संबंधित आर्टिकल आपको याद रखने हैं। देखिए 1, 2, 4 इसी से रिलेट करता हुआ सेम डिजिट यहाँ पर लिखी हुई है, बस आगे पीछे कर दी गई है। 124 है, यहाँ पर 214 है। तो अगर आपको ये याद भी नहीं है तो आप ऑप्शन देख करके समझ जाएंगे, अगर आपको सर्वोच्च न्यायालय वाला आर्टिकल याद है तो ये देखिए आपको याद रखना है। आर्टिकल 214 में राज्यों के लिए हाई कोर्ट की बात की गई है कि एक राज्य में एक या कई राज्यों में मिलाकर के एक हाई कोर्ट हो सकता है। फिर आर्टिकल 216 में हाई कोर्ट के गठन के बारे में बताया गया है। ये इस तरह से आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है लेकिन यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं है तो याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद देखिए केंद्र और राज्य के बीच इस संबंध से रिलेट करके बहुत सारे आर्टिकल आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, बहुत बार ये पूछे गए हैं। सभी आपने कई बार एग्जाम में देखा भी होगा या आपने PYQ सॉल्व किए होंगे तो उनमें देखे होंगे। आर्टिकल 249 में कहा गया है कि केंद्र राज्य सूची के विषय में कानून बना सकता है। राज्य सूची क्या है, संघ सूची क्या है, समवर्ती सूची क्या है, ये सब हम सूची में पढ़ चुके हैं, अनुसूची में पढ़ चुके हैं। जो शेड्यूल्स हैं अनुसूची 7 में बताया गया है। राज्य सूची के जितने भी विषय हैं उनमें कानून बनाने का काम राज्य के द्वारा किया जाता है। लेकिन आर्टिकल 249 में कहा गया है कि राज्य सूची के विषय में केंद्र भी कोई कानून बना सकता है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले जो राज्यसभा होगी, राज्यसभा उसको अपने राज्यसभा में यानी अपने पूरे सदन में 2/3 बहुमत से बिल पास करना होगा कि इस विषय पर हम जो केंद्र की सरकार है उसको कानून बनाने का अधिकार देते हैं। तो राज्यसभा अपने सदन में 2/3 बहुमत से जब बिल पास करेगी और कहेगी कि इस विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जबकि ये राज्य सूची का विषय है, तो ये केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। आर्टिकल आपको याद रखना है 249। आर्टिकल 262 में लिखा गया है नदी जल विवाद के बारे में। यहाँ पर ये कई बार आपसे पूछा जा चुका है, एक आयोग है या परिषद है। आर्टिकल 262 में इसके बारे में बताया गया है जब भी दो राज्यों के बीच में जल से संबंधित या नदी से संबंधित कोई विवाद हो जाता है, इसको सुलझाने का काम करता है नदी जल विवाद परिषद या आयोग जो है। फिर आर्टिकल 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 263 बहुत बार आपसे पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा अंतर्राज्यीय परिषद क्या काम करती है। दो राज्यों के बीच में अगर कोई झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो उसको सुनवाई करने का काम, उसको सुलझाने का काम किया जाता है अंतर्राज्यीय परिषद के द्वारा। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। वित्त आयोग जितना भी पैसा होता है, जितना भी टैक्स होता है, उसको राज्य और केंद्र के बीच बांटने का सुझाव देता है कि किस किस अनुपात में केंद्र और राज्य के बीच में पैसे का बंटवारा किया जाएगा। तो वित्त आयोग आपको याद रखना है कि कौन सा काम करता है। आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग काम कर रहा है, तो 16वां वित्त आयोग काम कर रहा है और इसके हेड कौन है, तो अरविंद पनगड़िया
जो पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष हुआ करते थे उन्हें ही अब वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया जा चुका है। तो अरविंद पनघड़िया याद रखिएगा। आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन और उत्साधन किस तरह से किया जाएगा। अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी हैं, जैसे IAS, IPS, IFS, ये 3 होती हैं। अगर इनके अलावा कोई बनाना है या इनको समाप्त करना है तो इसे आर्टिकल 312 में बताया गया है कि किस तरह से बनाया या समाप्त किया जाएगा। आर्टिकल 315 में बताया गया है कि संघ और राज्य लोक सेवा आयोग जो हैं उनकी किस तरह की संरचना होगी, कौन से वो काम करेंगे, ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। संघ और लोक सेवा आयोग आप जानते होंगे, यूपीएससी के जो भी एग्जाम होते हैं, यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस, जितने भी एग्जाम होते हैं वो यही कंडक्ट करवाती हैं। संघ लोक सेवा आयोग जो है वो यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग जो है वो स्टेट पीसीएस एग्जाम को कंडक्ट करवाते हैं। ये आप समझ गए होंगे। कहीं पर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब देखिए, हमें ये समझना है आपातकाल से रिलेटेड जो भी आर्टिकल हैं उनको, इससे रिलेटेड 3 आर्टिकल हैं, तीनों को याद रखना आपके लिए बहुत इजी है। आप आर्टिकल 352 याद कर लीजिए, राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र इसमें किया गया है। अब इसमें 4 जोड़ेंगे तो आर्टिकल 356 आ जाएगा, इसमें राष्ट्रपति शासन का जिक्र किया गया है। फिर अगर इसमें 4 जोड़ेंगे तो आर्टिकल 360 आ जाएगा, इसमें वित्तीय आपातकाल का जिक्र किया गया है। तो अगर आप आर्टिकल 352 याद कर लेंगे, 4 जोड़ करके दोनों ये राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल याद आप निकाल सकते हैं, ये ट्रिक है। फिर वित्तीय आपातकाल अब तक देश में कितने बार लगाया गया है, ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा एक भी बार अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। बाकी इमरजेंसी या आपातकाल चैप्टर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां से जाकर डिटेल में आप इसे पढ़ सकते हैं। 3 आर्टिकल हमें और पढ़ने हैं, आर्टिकल 324, 343 और 368। तो आर्टिकल 324 में बताया गया है निर्वाचन आयोग के बारे में। 2 तरह के आयोग होते हैं, निर्वाचन आयोग होते हैं केंद्र का और राज्य का। तो जो केंद्र वाला निर्वाचन आयोग है उसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 324 में। आर्टिकल 343 में बताया गया है कि हमारे देश की जो राज्य भाषा है वो हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। ये बात आर्टिकल 343 में बताई गई है। आर्टिकल 368 आप सब जानते हैं, संविधान संशोधन के बारे में इसमें बताया गया है कि किस तरह से संविधान संशोधन किया जाएगा।